Hi humans, welcome back to Humanities. This is your geography educator Ananya Sharma. In this video, we are going to have a one-shot explanation of chapter number 2, that is the world population distribution, density and growth. इस वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट्स इस चैप्टर को लेके क्लियर हो जाएंगे एज वेल एज बहुत ही अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी. सो लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन. आप सबको एक कंसेप्ट तो याद होगा जो मैंने आपको चैप्टर 1 में कराया था कि विदाउट ह्यूमंस नेचर इज ऑफ नो वर्थ एंड विदाउट नेचर ह्यूमंस आर ऑफ नो वर्थ. उसी चीज से ये चैप्टर बिगिन किया गया है कि एक कंट्री के लिए उसके जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं. ठीक है. द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स real wealth because it is they who make use of country's resources and decide its policies. दो रीजन दे दिए लोग इंपॉर्टेंट क्यों है इसके. देन कंक्लूड किया गया है ये कह के अल्टीमेटली अ कंट्री इज नोन बाय इट्स पीपल. इसको पढ़कर हमें ये पता लग रहा है कि एक कंट्री के लिए उसके लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो अगर कंट्री के लिए उसके लोग इतने इंपॉर्टेंट है तो ये जान लेना ऑन द अदर हैंड इंपॉर्टेंट है कि उस कंट्री में कितने मेन हैं, कितनी विमेन हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बोर्न ईच ईयर एज वेल एज हाउ मेनी पीपल डाई ईच ईयर. ये चीजें जाननी जरूरी है. अगर हम पर्टिकुलरली 21st सेंचुरी की बात करें तो रिकॉर्ड की गई उसमें द प्रेजेंस ऑफ ओवर 6 बिलियन पॉपुलेशन. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैंने नोट्स में भी इंक्लूड कर दिया, इसको अच्छे से याद रखना. आगे हम चलते हैं. अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि आपको वर्ल्ड पॉपुलेशन को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है तो वो वर्ड क्या होगा. अकॉर्डिंग टू मी दैट वर्ड शुड बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये वर्ड बिल्कुल बेस्ट वे में वर्ल्ड की पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करता है. अगर हम देखें तो जो कंट्रीज है वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं. कुछ ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन बिल्कुल एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा है. कुछ ऐसी हैं जिसकी पॉपुलेशन बहुत ही लो है. वेरास कुछ कंट्री आ जाती है एवरेज लाइन पर जिसकी पॉपुलेशन ना ही बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है. इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा अनइवन है. ओके. अब इस पर रिमार्क्स देते हैं जॉर्ज बी क्रेसी. इनके रिमार्क्स को पढ़ लेते हैं. इनके रिमार्क्स है इन कॉन्टेक्स्ट टू द पॉपुलेशन ऑफ एशिया विच इज वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स एंड एशिया में इंडिया भी आता है. ये बोलते हैं एशिया हैज मेनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर मेनी. बेसिकली इनकी डेफिनेशन में दो वर्ड्स का रिलेशन बताया गया है जो कि है फ्यू और मेनी का. इसको अच्छे से समझो. वो बोल रहे हैं कि एशिया में ऐसी बहुत कम प्लेसेस हैं जहां पर लोग बहुत ज्यादा हैं एंड एशिया के अंदर ऐसी बहुत ज्यादा प्लेसेस हैं जहां पर लोग बहुत कम हैं. ठीक है. तो ये इन्होंने बोला अपनी डेफिनेशन के थ्रू. एंड जो ये है ये सिर्फ और सिर्फ एशिया पे इम्प्लाई नहीं होता बल्कि ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर भी ये इम्प्लाई होता है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी बहुत ही कम कंट्रीज हैं या फिर ऐसी बहुत ही कम प्लेसेस है जहां पर लोग बहुत ज्यादा हैं एंड ऐसी बहुत ही ज्यादा प्लेसेस है जहां पर लोग बहुत कम हैं. इसके लिए हम जानते हैं द पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जिससे हमें पता लगे कि ऐसा क्या रीजन है जिससे एक जगह पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है वेयर एक जगह पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है. सो अब देखो जो पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी है इससे हमें क्या कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने में हेल्प होती है. वो कंसेप्ट है डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स. हमें इन दोनों चीजों से डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लगता है ऑफ अ रिस्पेक्टिव एरिया. अब देखो जो डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स है ना किसी भी एरिया के, उसमें दो चीजें हमें जाननी है. तो उसमें से जो सबसे पहली चीज है जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन, उसका क्या मतलब है मैंने एक डायग्राम के थ्रू ये एक्सप्लेन किया है कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है द वे इन विच पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस. वो मतलब क्या वे है जिसमें लोग जो है वो क्या स्कैटर्ड हैं जगह जगह पर या फिर बहुत ही ज्यादा क्लस्टर होकर उन्होंने अपना जो सेटलमेंट्स हैं वो बनाई हैं. तो ये उसी वे को एक्सप्लेन करता है द वे इन विच पीपल आर स्पेस्ड ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ. आगे इसको एक्सप्लेन किया गया है कि वर्ल्ड की जो 90% पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 10% एरिया में रह रही है.
फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर मैनी, इससे ये कंसेप्ट हमारा प्रूव हो जाता है। और आगे बताया गया है कि जो 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड की, उसमें 60% पॉपुलेशन है। एंड उन 10 कंट्रीज में से 6 कंट्रीज एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर लोकेटेड हैं। आगे अब हमारे पास दूसरा कंसेप्ट आ जाता है जो कि है डेंसिटी। अब इस डेंसिटी कंसेप्ट को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो डेंसिटी कंसेप्ट में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का बेसिक मतलब है कि इस कंसेप्ट में हम कैलकुलेट करते हैं रेशो नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड। अब हमें ये रेशो कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, उसके पीछे का कंसेप्ट समझते हैं। अब देखो, जो एक यूनिट है ना लैंड की, उसकी कुछ लिमिटेड कैपेसिटी होती है लोगों को अपने ऊपर सपोर्ट करने की। अब अगर वहां पर जरूरत से ज्यादा लोग हो जाएंगे ना, तो लैंड ओवर यूज के एडवर्स सर्कमस्टांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस रेशो को समझें जो कि नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड है। ठीक है, और इस रेशो को हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो कि मेजर की जाती है इन पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर्स। ये याद रख लेना कि ये पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में मेजर की जाती है। इसका फॉर्मूला है पॉपुलेशन अपॉन एरिया। अब इसका पॉपुलेशन इसका ये फॉर्मूला लर्न करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सो विदाउट राइटिंग फॉर्मूला आप इसमें फुल मार्क्स नहीं ले सकते, तो इसीलिए फॉर्मूला याद करना इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, तो इस मैप के थ्रू ना हमें डेंसिटी का कंसेप्ट समझाया गया है। बताया गया है ऐसी कौन सी कंट्रीज है जिसकी जो डेंसिटी है मोर देन 200 है, 51 to 200 के बीच में है, 11 to 50 एंड 1 to 10 देन लेस देन 10, ये कंट्रीज मार्क की गई है। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है उसमें कंट्रीज आ जाती है नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स ऑफ यूएसए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं। और ऑन द अदर हैंड इसमें ऐसे एरियाज बताए गए हैं जैसे कि नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम है, इवन लेस देन 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर्स। अब इन दोनों एरियाज के बीच में ऐसे एरियाज आ जाते हैं जिनकी पॉपुलेशन है मीडियम डेंसिटी की, जैसे कि आ गया यहाँ पर सदर्न इंडिया एंड एशिया, नॉर्वे, स्वीडन, यूरोप, वेस्टर्न चाइना, ये सारे इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। अब आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन तो आया ही होगा कि ऐसा क्या रीजन है कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वेराज कुछ ऐसी कंट्रीज जिसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम एक रिलेशनशिप बनाकर चलेंगे विद फिजिकल ज्योग्राफी। हम ये सारे जो फिनोमिनाज है ना ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस, जो भी फिनोमिनाज है इसको हम इन रिलेशन टू द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ही आए हैं, like in the factors which are influencing the distribution of population। तो इन फैक्टर्स को पढ़ते हैं पहले नोट से। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट एंड सॉइल। अब देखो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। सबसे पहले अगर हम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की बात करें तो इसमें सारे यूजेस बताए गए हैं वाटर के। ये बताया गया है कि वाटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर लिविंग। अब देखो इन सभी जो ये सारे जो फैक्टर्स है ना, इस सब में एग्जाम्पल्स याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम विद एग्जाम्पल्स ये सब याद करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फैक्टर है वाटर, उसमें एग्जाम्पल दिया गया है इट इज बिकॉज of this that river valleys are among most densely populated areas of the world। इसके साथ हम एग्जाम्पल दे सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का, that it was also situated on banks of river। ओके, अगला हमारा आ जाता है फैक्टर लैंडफॉर्म्स। देखो जो लोग हैं ना वो प्रेफर करते हैं टू लिव ऑन फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप्स। क्यों? क्योंकि जो ये एरियाज होते हैं सबसे पहले तो इसमें क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल होते हैं ये एरियाज। दूसरे यहाँ पर रोड्स आसानी से बिल्ड की जा सकती हैं एंड इंडस्ट्रीज को भी ये एरियाज अट्रैक्ट करते हैं। बट जो लोग हैं ना वो माउंटेन्स एंड हिली एरियाज में रहना थोड़ा कम प्रेफर करते हैं क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट जो है ना, डेवलपमेंट बहुत कम होती है। बिकॉज ऑफ सबसे पहले रीजन आ जाता है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, क्योंकि वहां तक ट्रांसपोर्ट का जो लाइक लाइंस है वही वहां तक लेकर जानी बहुत मुश्किल हो जाती है, इसीलिए लोग वहां रहना प्रेफर नहीं करते। सेकेंड रीजन आ जाता है एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर भी वहां पर लाइक हमें स्टेप एग्रीकल्चर करना पड़ता है, स्टेप क्रॉपिंग करनी पड़ती है, तो वहां पर एग्रीकल्चर करने के भी अलग ही मेथड्स होते हैं एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी वहां पर कम होते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि इसीलिए जो गंगा प्लेन्स हैं वो मोस्ट पॉपुलेटेड हैं, वेयर एज जो हिमालयाज हैं वो स्कार्सली पॉपुलेटेड हैं। ठीक है, अगला आ जाता है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में यहाँ बताया गया है कि क्लाइमेट में लोग जहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है जैसे कि पोल्स के पास हो गया, वहां लोग रहना पसंद नहीं करते, लोग रहना चाहते हैं मॉडरेट क्लाइमेट में। इसका एग्जाम्पल दिया गया है मेडिटेरेनियन रीजन्स, वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है, वर इनहेबिटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड इन हिस्ट्री ड्यू टू देयर प्लेजेंट क्लाइमेट। एज वेल एज हम इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं पोल्स का, ड्यू टू देयर एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दीज आर लेस इनहेबिटेड बाय द पीपल। अगला आ जाता है सॉइल। जो फर्टाइल सॉइल होती है वो इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए एंड एग्रीकल्चर जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट। तो लोग एग्रीकल्चर में जो बेसिकली एम्प्लॉयड होते हैं वो ऐसी जगहों में रहना पसंद करते हैं जहाँ की सॉइल अच्छी हो। ओके, तो इसीलिए एग्रीकल्चर एक सॉइल एक रीजन है। यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हम नेम कर सकते हैं कुछ एरियाज इंडिया के जो थिनली पॉपुलेटेड हैं ड्यू टू पुअर सॉइल। तो सबसे पहले मैं आपको वो एरियाज बता देती हूँ जिसमें सॉइल अच्छी है। एक आ गया पंजाब, हरियाणा, बहुत सारी ऐसी और भी जगहें हैं जिसमें ड्यू टू गुड सॉइल या फिर ड्यू टू गुड एग्रीकल्चर वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है। अब जो ऐसा एरिया है जो थिनली पॉपुलेटेड है दैट इज कच्छ एंड वेस्टर्न राजस्थान। ये दो एरियाज हमारे पास आ जाते हैं। अगले हमारे पास फैक्टर्स हैं जो कि है इकोनॉमिक फैक्टर्स। ओके, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है उसमें फर्दर 3 फैक्टर्स हैं जो कि है मिनरल्स, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन सबको हम नोट्स के थ्रू भी पढ़ते हैं क्योंकि इसमें मैंने आपको फ्लो चार्ट के यूज से सब समझाया है। अब देखो, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में हमें मिनरल्स मिलते हैं तो मिनरल्स अट्रैक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज को। ठीक है, इंडस्ट्रीज उस जगह में आती हैं, तो जब इंडस्ट्रीज एक जगह में आएगी तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो वहां पर 2 तरह का लेबर रहने आएगा जो कि है स्किल्ड लेबर एंड सेमी स्किल्ड लेबर। अब इनके आने की वजह से उस जगह की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, यही चीज यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, कि ये अट्रैक्ट करेगा लोगों को। सेमी स्किल्ड लेबर्स आएंगे, स्किल्ड लेबर्स आएंगे, वर्कर्स आएंगे, और इसका एग्जांपल दिया गया है कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका। ओके, कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट का इसमें हमें एग्जांपल दिया गया है। सेकंड आ जाता है अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन को देखो, अब अगर हम कंपैरिजन करें टाउन्स और सिटीज का, तो लोग टाउन से सिटीज में आना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, एजुकेशन के लिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए लोग सिटीज को प्रेफर करते हैं, और इसकी वजह से होती है रूरल अर्बन माइग्रेशन। और जब माइग्रेशन होती है तो जिस एरिया में लोग आते हैं उसकी पॉपुलेशन में हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। तो ये था हमारा फैक्टर ऑफ अर्बनाइजेशन। ओके, आगे चलते हैं हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी सेम ही है कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो एम्प्लॉयमेंट होगी, वर्कर्स आएंगे, स्किल्ड आएंगे, सेमी स्किल्ड आएंगे, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वहां पर पूरी सोसाइटी लाइक एक फॉर्मुलेट हो जाएगी, उसमें बैंकर्स आ जाएंगे, टीचर्स, शॉपकीपर्स, डॉक्टर्स, और इसी तरह से वहां की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। इसका एग्जाम्पल है कोबे ओसाका रीजन ऑफ जापान। ये एक ऐसा रीजन है जो सिर्फ और सिर्फ डेवलप हुआ है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगला हमारा फैक्टर है सोशियो कल्चरल फैक्टर। अब इस सोशियो कल्चरल फैक्टर में हमारे पास आ जाता है ये वाला ये सिचुएशन। अब एक जगह है जिसमें सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट है, तो उस जगह से लोग प्रेफर करते हैं पीसफुल प्लेसेस में आना, तो इसकी वजह से माइग्रेशन होती है एंड जिस जगह पे लोग आते हैं उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। इसमें रिलीजियस रीजंस की वजह से भी कई बार लोग माइग्रेट करते हैं। अब हम आ जाते हैं ऑन द फिनोमिना ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हम इस ग्रोथ के फिनोमिना को समझेंगे कि एक जगह को छोड़कर लोग दूसरी जगह पर आ रहे हैं, उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। तो इस कंसेप्ट को अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने इतने बड़े पैराग्राफ को ये नोट्स के थ्रू इतनी सी जगह पर कंपाइल किया है, तो हम पहले नोट्स के थ्रू इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है चेंज। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है
चेंज। अब जो ये चेंज है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव तब होगा जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, नेगेटिव तब होगा जब पॉपुलेशन कम होगी। अब ये चेंज जो है ये एक्सप्रेस किया जाता है इन परसेंटेज एज वेल एज इन नंबर। दो तरीके हैं इस चेंज को एक्सप्रेस करने के। ये चेंज होता किसके वजह से है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से, कल्चरल अपलिफ्टमेंट की वजह से एंड सोशल बैकग्राउंड की वजह से, जो चीजें हम अभी पढ़कर हटे हैं, जो फैक्टर्स हम पढ़कर हटे हैं। यहाँ पर भी सेम चीजें बताई गई हैं कि चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, नंबर में हो सकता है, परसेंटेज में। ये सारे यहाँ पर हमें फैक्टर्स बताए गए हैं जो मैंने आपको नोट्स के थ्रू इजी वे में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आगे आ जाते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। अब ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले आ जाता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हम अभी जस्ट पढ़कर हटे हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो ग्रोथ रेट क्या है, जैसे अब देखो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को हम नंबर में भी कर सकते हैं, परसेंटेज में भी। बट जब वो परसेंटेज में हम उसको देंगे ना कि देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 84%, तो वो आ जाएगा हमारा ग्रोथ रेट, क्योंकि ग्रोथ रेट हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट दिया जाता है, परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। आगे हमारे पास आ गया नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब नेचुरल ग्रोथ है बर्थ माइनस डेथ। इसमें हम सिंपली बर्थ को डेथ से माइनस कर देते हैं और हमारे पास यहाँ पर हमारी नेचुरल ग्रोथ आ जाती है। देन एक्चुअल ग्रोथ। अब देखो नेचुरल ग्रोथ और एक्चुअल ग्रोथ में फर्क इतना है कि जो एक्चुअल ग्रोथ है ना उसमें हर एक क्राइटेरिया देखा जाता है। वो हम आगे आने वाले टाइम में जो हम माइग्रेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे ना उससे आपको ये एक्चुअल ग्रोथ ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। इसमें किया जाता है जनरली बर्थ को माइनस किया जाता है डेथ में से, नेचुरल ग्रोथ निकाल ली जाती है पहले, फिर एक्चुअल ग्रोथ निकालने के लिए उसमें प्लस करते हैं इन माइग्रेशन, ओके, एंड माइनस करते हैं आउट माइग्रेशन। तो ये हमारा सारा कंसेप्ट बन जाता है फिर एक्चुअल ग्रोथ का। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ से अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव ग्रोथ को। देखो पॉजिटिव ग्रोथ होने के दो रीजंस आ जाते हैं। सबसे पहले कि उस जगह पे बर्थ ज्यादा हो रहे हैं, डेथ कम हो रहे हैं। अब मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ कि एक जगह है जिसमें बर्थ कम है, डेथ भी कम है। तो ऐसे क्राइटेरिया में जनरली क्या होता है, जो पॉपुलेशन होती है ना या तो वो स्टेबल हो जाती है या तो वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा स्लो ग्रो करती है। बट इस जगह के केस में हो रहा है कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है। तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन हो जाता है ओनली एंड ओनली इन माइग्रेशन, कि इस जगह पे लोग बाहर से माइग्रेट कर आ रहे हैं। तो पॉजिटिव ग्रोथ माइग्रेशन से भी हो सकती है। नेगेटिव ग्रोथ आ जाता है। नेगेटिव ग्रोथ बेसिकली तब होगी जब बर्थ कम है, डेथ ज्यादा है। बट अगर डेथ कम है, बर्थ भी कम है, ओके, तो भी नेगेटिव ग्रोथ हो सकती है कि वो मतलब स्लो है, मतलब ज्यादा इंक्रीज नहीं दिख रहा है, ओके। और दूसरा रीजन हमारे पास आ जाता है कि वहां से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। अब हमारे पास आ गया कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज की। पॉपुलेशन चेंज के क्या कंपोनेंट्स हैं? बेसिकली देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, दैट इज बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। अब ये कंसेप्ट पढ़कर जो मैंने आपको पहले समझाया है ना उसमें आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी ज्यादा आएगी। अब देखो बर्थ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। अब देखो बर्थ कैलकुलेट करने के लिए हमें क्रूड बर्थ रेट निकालना पड़ता है। क्रूड बर्थ रेट होता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर पर 1000 पॉपुलेशन। अब इसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है CBR इज इक्वल टू BI अपॉन P इंटू 1000। अब इसमें BI है हमारा बर्थ रेट, लाइव बर्ड्स इन अ ईयर, ओके। P है हमारा मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ अ एरिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है 100 से। फिर आ जाता है डेथ रेट, उसमें सेम फॉर्मूला है बट इसमें हमने अपॉन कर देना डेथ। एंड यहाँ पे बताया गया है कि डेथ भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन द पॉपुलेशन चेंज। फिर हमारा कंसेप्ट आ जाता है माइग्रेशन का। ये कंसेप्ट अब आप समझो, ये मैंने नोट्स के थ्रू बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अब देखो माइग्रेशन क्या है। इस इंसान को देखो, ये क्या कर रहा है, अपना सारा सामान लेके कहीं जा रहा है, जो हमें इस डायग्राम से पता लगता है। इस जगह को बाय बोल रहा है, इस जगह में ये जाना चाहता है। तो बेसिकली जिस जगह से वो जाने के बारे में सोच रहा है वो उसकी प्लेस ऑफ ओरिजिन है।
एंड जहां वो जाना चाहता है दैट इज द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो माइग्रेशन में क्या होता है, कंसेप्ट है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सिंपल वे में अगर हम इसको बोले तो ये मूवमेंट है, ठीक है। जब लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाते हैं तो हम उन जगह को टर्म दे रहे हैं। जिस जगह से वो जाते हैं उसको कहा गया है प्लेस ऑफ ओरिजिन, जिस जगह में वो जाते हैं उसको कहा जाता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। अगली चीज समझो कि जो ये इंसान है जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, जो कि एक जगह को बाय बोल के जा रहा है अपना सारा सामान लेकर अपनी प्लेस ऑफ ओरिजिन से, उसको जोग्राफिकली या फिर फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ माइग्रेशन हम उसको दो नामों से बुला सकते हैं। वो है एमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट। अब देखो ये बोलने में वर्ड सिमिलर है, एमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट, ठीक है, बट इनका मतलब अलग है। अब ये जो इंसान है ना, एट द सेम टाइम ये एमिग्रेंट भी है एंड इमिग्रेंट भी है। कैसे? अब देखो इमिग्रेंट वो लोग होते हैं जो कि किसी न्यू प्लेस में जाते हैं, एंड एमिग्रेंट वो लोग होते हैं जो कि आउट फ्रॉम अ प्लेस, किसी जगह से बाहर जाते हैं। अब मैं एक निमोनिक के थ्रू आपको याद करवाऊंगी दोनों कंसेप्ट ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। अब देखो इमिग्रेंट हम इसको याद करेंगे आई एम इन, कि मैं किसी जगह में आ गया हूं, आई एम इन। एंड इमिग्रेंट है ई फॉर इमिग्रेंट एंड ई फॉर एग्जिट, मैंने किसी जगह से एग्जिट ले ली है बाय, ठीक है। तो ये वाले दोनों कंसेप्ट हम इस निमोनिक के थ्रू लर्न कर सकते हैं। अब जो ये माइग्रेशन है बेसिकली तीन तरह की है, टेम्पररी, परमानेंट एंड सीजनल। अब देखो जिस जगह से वो इंसान किसी नई जगह जिस जगह से वो इंसान प्लेस ऑफ ओरिजिन से गया वहां पर पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, एंड जिस नई जगह में वो आया वहां पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। इसीलिए वो न्यू प्लेस में थे हमारे पुल फैक्टर्स, ठीक है, जिन फैक्टर्स ने उसको अपनी तरफ खींचा। अब उस पुल फैक्टर्स में एजुकेशन, बेटर जॉब फैसिलिटीज आ जाती हैं, हमारी एम्प्लॉयमेंट आ जाती है, ये सब उस पुल फैक्टर्स में आ जाते हैं। अब प्लेस ऑफ ओरिजिन जिस जगह के लिए वो एमिग्रेंट था वहां पर डिक्रीज आया पॉपुलेशन में, क्योंकि उस जगह ने उसको पुश किया कि यहाँ से बाहर जाओ, वहां पर अच्छी एजुकेशन मिल रही है। तो ये सारे थे पुश फैक्टर्स। ये बात याद रखना कि पुल फैक्टर्स एक जगह को मोर अट्रैक्टिव बनाते हैं, वेरास पुश फैक्टर्स एक जगह को लेस अट्रैक्टिव बनाते हैं। यही चीज यहाँ पर बताई गई है, आप इसको एक बार रीड कर लेना। मैंने आपको सारे कंसेप्ट इजी वे में समझा दिए हैं। अब हमारे पास आ गया ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब यहाँ पर ट्रेंड्स बताया गया है कि जो पॉपुलेशन है ना अर्थ की 6 बिलियन के करीब अब आ चुकी है, और ये सेंचुरीज लगी हैं इस पॉपुलेशन को ग्रो होने में। जो अर्ली पीरियड्स थे ना तब पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा स्लो रेट से ग्रो कर रही थी, पर अब जो लास्ट फ्यू 100 इयर्स है ना उसमें पॉपुलेशन ग्रो कर रही है विद द अलार्मिंग रेट। पहले बहुत ज्यादा स्लो रेट से कर रही थी, अब बहुत ज्यादा अलार्मिंग रेट से ग्रो हो रही है। उसी ट्रेंड को हम अब एनालाइज करेंगे। मैंने आपको ये नोट्स के थ्रू बहुत इजी वे में समझा दिया, हम नोट्स के थ्रू ही पढ़ेंगे इसको। देखो आज से 1200 से 8000 साल पहले जब एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ तब हमारी पॉपुलेशन 8 मिलियन थी, मतलब स्मॉल थी, अप्रोक्स 8 मिलियन पॉपुलेशन थी। फर्स्ट एडी आते आते हमारी पॉपुलेशन हो गई 300 मिलियन, मतलब उससे थोड़ी कम थी बट अप्रोक्सीमेट 300 मिलियन रही थी। फिर 16-17 सेंचुरी में आ जाता है वर्ल्ड ट्रेड ग्रो हो रहा था, इसकी वजह से पॉपुलेशन भी ग्रो होती है। वेरास 1970s में आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एंड उसकी वजह से पॉपुलेशन हो जाती है 550 मिलियन। एंड 18th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यही सब यहाँ पे बताया गया है कि इतने साल पहले जो पॉपुलेशन थी स्मॉल थी, 8 मिलियन की थी। फिर फर्स्ट सेंचुरी एडी में जो थी पॉपुलेशन इट वाज बिलो 300 मिलियन, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया गया है। फिर वहां पर आ जाता है कि 750 के अराउंड जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, ठीक है, तो पॉपुलेशन हो गई हमारी 550 मिलियन। फिर 18th सेंचुरी में हमें देखने को मिला एक्सप्लोजन पॉपुलेशन का। ओके, फिर हमारा ये बॉक्स है कि साइंस एंड टेक्निक किस तरह से हेल्प किया पॉपुलेशन की ग्रोथ में। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि कुछ ऐसी चीजें डेवलप की गई है जिसने ह्यूमन और एनिमल एनर्जी को बचाया है। दूसरी तरफ इसमें बताया गया है कि ऐसी कुछ चीजें डेवलप हुई हैं जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज आई हैं जिसने डिसीजेस को कम किया है, एंड जो डेथ रेट है या फिर जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी इसकी वजह से कम हुआ है। डेथ रेट को मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, बर्थ रेट को फर्टिलिटी रेट बोलते हैं।
आगे हम चले, डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसको मैंने बस इतनी सी जगह लेकर यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। जो ये पैराग्राफ है ये इतना बड़ा है, इसको हम नोट्स के थ्रू ही पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक कंसेप्ट बताया, ये आराम से समझिए। ये जो है ना आपको पर्टिकुलर इस पैराग्राफ से आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। इससे स्टेटमेंट्स बनकर आते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला पैराग्राफ है। तो इस पैराग्राफ में जो सही चीज हमें बताई गई है वो ये है कि हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जब 0 थी तो 0 से 1 बिलियन होने में हमें 1 मिलियन ईयर लगे। देखो, 0 से 1 बिलियन होने में हमें लग गए 1 मिलियन साल। ठीक है, फिर पॉपुलेशन 1 बिलियन से 5 बिलियन हुई, पर जब पॉपुलेशन 5 बिलियन से 6 बिलियन हुई, अब देखो 5 बिलियन से 6 बिलियन पॉपुलेशन हुई, मतलब इसमें कितने का इंक्रीज आया? इंक्रीज तो सेम आया 1 बिलियन का, पर ये हुई ओनली एंड ओनली 12 इयर्स में। ओके, 0 to 1 बिलियन होने में लगे 1 मिलियन ईयर्स, पर 5 बिलियन टू 6 बिलियन होने में लगे 1200 ईयर्स, सॉरी 12 ईयर्स। ठीक है, 1 मिलियन ईयर्स, यहाँ लगे 12 ईयर्स। तो इसी से हमें पता लगता है ट्रेंड्स का भी, कि किस तरह से पॉपुलेशन पहले बहुत स्लोली ग्रो कर रही थी, बट अब जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज्यादा फास्ट रेट पर ग्रो कर रही है। स्पाटियल पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब इस पूरे पैराग्राफ में हमें सिर्फ यही चीज बेसिकली एक्सप्लेन की गई है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें पॉपुलेशन बहुत ही कम रेट से ग्रो होती है, वेराज डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा रेट से ग्रो करती है। आगे अब हम चलते हैं, दैट इज यहाँ पर हम इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज को पढ़ेंगे। अब देखो, इससे इम्पैक्ट सबसे पहले पड़ गया कि हाँ कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं कि जिस कंट्री में लोग ज्यादा जा रहे हैं उसमें उनको जो है ह्यूमन रिसोर्स मिल रही है। ह्यूमन रिसोर्स मिल रही है मतलब उनकी जो वर्क फोर्स है, उनकी वर्क फोर्स इंक्रीज हो रही है। नेगेटिव की बात करें तो डिप्लीशन हो रही है रिसोर्सेज की, ओवर यूज हो रहा है लैंड का। वेराज जो कम्युनिकेबल और डेडली डिसीजेज है ना वो भी ज्यादा मतलब उसने पॉपुलेशन ग्रोथ को कम किया है, एज वेल एज उसकी वजह से जो लोग हैं वो भी ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। आगे चलकर अगर हम देखें तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अगर अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे ना ज्योग्राफी के, तो ऐसा शायद ही होगा कि किसी आपको ऐसे ईयर का पेपर मिल जाए जो ये इस पैराग्राफ से क्वेश्चन ना आए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इससे हमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं आया तो हमें इससे एमसीक्यू आ सकता है, मतलब कुछ ना कुछ तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से आता ही आता है, बिकॉज इसमें एक थ्योरी समझाई गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं इस थ्योरी की तरफ। अब इस थ्योरी को बहुत ही अच्छे से विथ फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड आप सबको मैं एडवाइस करूंगी कि समझो, बिकॉज ये बहुत ही कंसेप्चुअल थ्योरी है। सबसे पहले जो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, अब ये थ्योरी हमें बताती है कि हर एक एरिया की जो पॉपुलेशन है वो हाई बर्थ एंड हाई डेथ से आ जाती है लो बर्थ एंड लो डेथ पर। ये चेंज जो होता है ये होता है स्टेजेस में, एंड इन स्टेजेस को हम कहते हैं डेमोग्राफिक साइकिल। फिर ये चेंज होगा, पर तभी होगा जब एक सोसाइटी रूरल एंड इलिटरेट से जो है अपने आप को चेंज करेगी इनटू अर्बन एंड लिटरेट सोसाइटी। यही सब यहाँ पे बताया हुआ, रूरल, एग्रीगेरियन एंड इलिटरेट टू अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी। ठीक है, ये है डेमोग्राफिक साइकिल। इसके थ्रू बताया गया है कि जो ये चेंज होगा, ठीक है, हाई बर्थ हाई डेथ टू लो बर्थ लो डेथ। ठीक है, जब ये चेंज आएगा सोसाइटी में तभी आएगा जब वो रूरल से अर्बन में आएगी। ओके, रूरल मतलब एग्रीगेरियन से जब वो सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ शिफ्ट करेगी तभी ये चेंज आएगा। अब जैसे इन्होंने कहा कि जो ये चेंज है ये स्टेजेस में होता है, वही स्टेजेस यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। तो ये बेसिकली 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, अभी अगर मैं आपको ये डायग्राम पर फोकस करके दिखाऊं तो ये डायग्राम थोड़ी आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, बट ये बहुत इजी डायग्राम है। अब इस डायग्राम में मैं अपना ये देखो, इस डायग्राम में यहाँ पर हमें बताए गए हैं बर्थ रेट का ट्रेंड एंड ये हमें बताया गया है डेथ रेट का ट्रेंड। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर अब देखो, सबसे पहले क्या है, ये हमारे डेथ रेट है एंड ये हमारे बर्थ रेट है, मतलब ये फ्लक्चुएशन शो कर रहा है, हाई फ्लक्चुएशन। ठीक है, अब सेकंड स्टेज पर आके क्या हुआ, जो बर्थ रेट है पहले ज्यादा थे
फिर ये कम हो गए, जो हमें डायग्राम से समझ आ रहा है। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन हो रही है, बट ये थोड़ी लो है बिकॉज ये लोअर स्केल पर आ गई है फ्लक्चुएशन। डेथ रेट की बात करें तो डेथ रेट क्या है, सेकेंड स्टेज में कम हो रहे हैं, पहले कम हुए, फिर और कम हुए, फिर और कम हुए, फिर और कम हुए, मतलब ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहे हैं। एंड यहाँ पर आके भी यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन शो हो रही है। तो ये है हमारी स्टेजेस। अब ये 3 स्टेजेस हैं, ये होगी हमारी स्टेज नंबर 1 एंड ये होगी हमारी स्टेज नंबर 2 एंड स्टेज नंबर 3। नीचे लिखी गई है वो कंट्रीज जो कि आज इन स्टेजेस में है। तो मैंने आपको बेस्ट वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। अब ये हमने फर्स्ट स्टेज में पढ़ा कि इसमें हाई फ्लक्चुएशन है, तो इसमें क्या हो रहा है इन जनरल, तो यहाँ पर 2 टर्म्स है, फर्टिलिटी रेट एंड मोर्टेलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का मतलब है बर्थ रेट एंड मोर्टेलिटी रेट का मतलब है डेथ रेट। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो हम चलते हैं अब अपनी एक्सप्लेनेशन पे। तो देखो ये क्या है कि फर्स्ट स्टेज में फर्टिलिटी भी हाई है एंड मोर्टेलिटी भी हाई है। ऐसा क्यों है, क्योंकि लोग रिप्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हैं टू कंपनसेट विद द डेथ। अब देखो लोगों की डेथ हो रही है तो इसी वजह से लोग रिप्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हैं। अब ये डेथ इतनी ज्यादा लार्ज स्केल पर हो रही है ड्यू टू एपिडेमिक्स। ठीक है, वेरिएबल फूड सप्लाई और द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट स्टेज पर पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे देखने को मिल रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ इस स्टेज पर बहुत ही कम है, स्लो रेट है। ठीक है, अब इसका एक और रीजन है ज्यादा बर्थ होने का, क्योंकि इस टाइम पर जो लोग थे वो ज्यादातर एग्रीकल्चर पे एग्रीकल्चर में अपने आप को उन्होंने एम्प्लॉय किया हुआ था। एंड एग्रीकल्चर में क्या था, एग्रीकल्चर में ऐसा माना जाता है कि जितने ज्यादा लोग हैं उतने ज्यादा अर्निंग हैंड्स हैं फैमिली के, तो फॉर दैट रीजन पीपल रिप्रोड्यूस्ड मोर। सेकेंड चीज है जो इस टाइम पर डेथ ज्यादा किस वजह से थी, डेथ ज्यादा इस वजह से थी क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो थी, जो लोग थे वो इलिटरेट थे एंड उनकी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज भी बहुत कम थी। 2 रीजन जाने हमने अभी तक कि बर्थ रेट ज्यादा होने के रीजन क्या थे। सबसे पहला रीजन कि लोग कंपनसेट कर रहे थे डेथ को। नंबर 2, लोग जो थे वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थे और एग्रीकल्चर में माना जाता है कि लाइक मोर पीपल इज इक्वल टू मोर इनकम। ठीक है, तो इसलिए लोग रिप्रोड्यूस ज्यादा कर रहे थे। डेथ रेट ज्यादा क्यों थे, मोर्टेलिटी रेट ज्यादा इसी वजह से था क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत कम थी, इलिटरेट थे लोग। ठीक है, तो इस टाइम पे हमारी अगर हम ग्रोथ की बात करें तो हमारी ग्रोथ थी बहुत ही ज्यादा स्लो। सेकेंड स्टेज पर चलते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है ग्रोथ स्लो एंड इसमें अभी कंट्रीज हैं बांग्लादेश एंड रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स, वो अभी इस स्टेज पर है। और 200 साल पहले यहाँ बताया गया है कि लाइक अप्रोक्सीमेट 200 ईयर्स पहले सारी कंट्रीज इसी स्टेज पर थी। आगे चलते हैं, यहाँ पे ये देखो 200 ईयर्स अगो ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वर इन दिस स्टेज। आगे अब नेक्स्ट स्टेज पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि पहले बर्थ रेट हाई है पर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिक्लाइन हो रहा है। वही चीज यहाँ पर बताई गई है जो हमने डायग्राम में देखी। फर्टिलिटी रिमेन्स हाई इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड स्टेज बट डिक्लाइंस विद टाइम। ठीक है, और जो ये मोर्टेलिटी रेट है ये तो शुरू से डिक्लाइन हो रहा है, अब कंपेन्ड बाय रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट। ऐसा क्यों आया, अब देखो सबसे पहले डेथ रेट कम है क्योंकि इस टाइम पर लाइक कंडीशंस हेल्थ केयर की बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी थी। और अब देखो यहाँ पर गैप हमें कितना मिल रहा है, मतलब इसमें पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ग्रोथ दिखने को मिल रही है हाई। ये चीजें आप याद रखना कि कंक्लूजन में यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर कम है। ओके, स्टेज 3 में चलते हैं। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि एक कंट्री की पॉपुलेशन हाई बर्थ एंड हाई डेथ से जाएगी लो बर्थ एंड लो डेथ, वो ये लास्ट स्टेज है, उसके बारे में पढ़ते हैं। लास्ट स्टेज में क्या है, फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी दोनों डिक्लाइन हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन या तो स्टेबल रहेगी या तो स्लोली ग्रो करेगी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लोग इस टाइम में आकर अर्बनाइज्ड हो गए, लिटरेट हो गए एंड उनको हाई टेक्निकल नॉलेज हो गई एंड दे केम टू नो that how deliberately they can control the family size. This shows that human beings are extremely flexible and are able to adjust their fertility. ये यहाँ का हमें कंक्लूजन मिल जाता है। देन हम चलते हैं, इन द प्रेजेंट डे डिफरेंट कंट्रीज आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब सेकंड स्टेज पे अब कौन सी कंट्रीज है, वो कंट्रीज है पेरू एंड श्रीलंका। अब देखो जो पेरू है ना,
वो अभी इस वाली स्टेज पर चल रही है, तो थोड़ा यहाँ पर एंड जो श्रीलंका है वो थोड़ा इसका एंड पर आ रहा है। सेकंड जो ये थर्ड स्टेज पर जो कंट्री है जहाँ की जो बर्थ रेट डेथ रेट कम आ चुके हैं वो है कनाडा, जापान एंड यूएसए। ये 3 कंट्रीज हैं। बेसिकली ये तीनों ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं। हम पीछे पढ़कर आए हैं स्पाटियल डिस्ट्रीब्यूशन में कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसकी पॉपुलेशन स्लो रेट से ग्रो होती है। अब हम देख लेते हैं आर नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक, दैट इज पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। अब इस पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स के थ्रू हमें बताया जाता है कि फैमिली प्लानिंग का मतलब है स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। और आज के टाइम पे स्पेशली इंडिया की भी अगर हम बात करें तो इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड्स बीइंग द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो अब हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब टाइम आ गया है जब हमें अपनी पॉपुलेशन को थोड़ा सा स्लो रेट पर लाना होगा। नहीं तो जो यहाँ पर हमें एडवर्स चीज़ें बताई गई है एज पर द थॉमस माल्टस थ्योरी कि अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसीलिए हमारे लिए फैमिली प्लानिंग करना ज़रूरी है। देन अब यहाँ पर देखो फैमिली प्लानिंग के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इज सिग्निफिकेंट फैक्टर इन लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हमें एक्सेस देने पड़ेगी फैमिली प्लानिंग की ताकि हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर पाएं। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? नंबर 1, हम इम्प्रूव कर सकते हैं वुमेन की हेल्थ को। सेकंड, हमें एक प्रोपेगेंडा चलाना पड़ेगा फॉर द फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सेकेंड चीज जो हम कर सकते हैं दैट इज टैक्स डिसेंटिव्स फॉर लार्ज फैमिलीज, जिनकी फैमिलीज में कुछ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हम रख सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा है तो उनको टैक्स उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर ऐसे मेजर्स इंप्लीमेंट होते हैं तभी एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी कम हो सकती है। अब देखो लार्ज पॉपुलेशन से फर्क क्या पड़ेगा। अब देखो एक तरफ हम ये मान लें कि जो पॉपुलेशन है वो वर्क फोर्स है कंट्री के लिए, पर एक लेवल से ज़्यादा जो पॉपुलेशन हो जाती है ना तो हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखो जैसे थॉमस माल्टस ने अपनी एक थ्योरी दी है, ये ईयर याद रखना कब दी है और किसने दी है। ये सीयूईटी में भी बोर्ड में भी दोनों इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर लो अपनी एनसीईआरटीज में। अब थॉमस माल्टस कहते हैं कि अगर इसी तरह से नंबर ऑफ द पीपल जो है वो बढ़ता गया तो इसका रिजल्ट आ सकता है इन पॉपुलेशन क्रैश। पॉपुलेशन क्रैश हो सकता है। और यहाँ पर देखो उन्होंने बोला कि अगर इसी तरह से नंबर बढ़ता गया, पॉपुलेशन क्रैश आ गया, तो ऐसा टाइम आ जाएगा कि लोग जो है वो फूड सप्लाई से भी ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। मतलब फूड सप्लाई कम हो जाएगी, लोग ज़्यादा हो जाएंगे। अब ऐसे टाइम पे हमें फेस करना पड़ेगा फेमाइन, डिसीजेज एंड वॉर। ऐसी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन फिजिकल चेक्स फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर रिसोर्सेज। द वर्ल्ड will have to control the rapid population increase। तो ये था हमारा चैप्टर द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। अगर आपको अच्छा लगा द वे इन विच आई taught this chapter to you, so please like this video and post a nice comment in comment sections. Also do subscribe this channel for further videos on geography also. Thank you so much.